राइट। अब दूसरा आइएगा, द सेकंड वन इज द एसाइलेशन। द सेकंड वन इज द एसाइलेशन। आपने लिखा, स्टेटमेंट लिखा था आपने, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स increases the acidic character of the compound while the electron releasing groups decreases the acidic character, right? तो ये एसिडिक नेचर वाला जो पार्ट था वो कंप्लीट हुआ। अब सेकंड पार्ट पर आइएगा, इट इज द एसाइलेशन। एसाइलेशन, इसमें ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, हम बात कर रहे हैं अभी ओ एसाइलेशन को लेकर। हम ओ एसाइलेशन को लेकर बात कर रहे हैं, राइट। इसमें मान लीजिए कि हमने फिनॉल की रिएक्शन, अगर किसी एसिड क्लोराइड, मान लीजिए कि आपने एसिटाइल क्लोराइड लिया है, CH3 C डबल बॉन्ड OCl इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, it results into the formation of एस्टर। एस्टर का फॉर्मेशन होता है, C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस HCl, राइट। ये आपने फिनाइल एस्टर बना है, ये आपने फिनाइल एस्टर बनाया है, राइट। जिसको आप लोग कहते हैं फिनाइल एसीटेट, चाहे तो इसका नाम आप लिख सकते हैं फिनाइल एसीटेट। CH3 C डबल बॉन्ड O OPH, फिनाइल एसीटेट जिसको आप लोग कहते हैं, ये आपने एस्टर बनाया, राइट। अब ये जो रिएक्शन हुई है, ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन में इट इज डेफिनेटली द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल है, राइट। ये ओ एसाइलेशन बोला जा रहा है। ओ एसाइलेशन क्यों बोला जा रहा है? ओ एसाइलेशन इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि जो एसाइल ग्रुप है, जो आपका एसाइल ग्रुप है, एसाइल आप बोलेंगे सर एसाइल ग्रुप ये है CH3 C डबल बॉन्ड O, ये आपका एसाइल ग्रुप है, मतलब RC डबल बॉन्ड O। अगर जनरल बात करें तो जनरली आप बोलते हैं RC डबल बॉन्ड O, ये एसाइल ग्रुप होता है। तो ये जो एसाइल ग्रुप है, इस एसाइल ग्रुप का डायरेक्ट अटैचमेंट हो रहा है ऑक्सीजन के साथ में, डायरेक्ट अटैचमेंट हुआ है ऑक्सीजन के साथ में, राइट। एंड प्लीज रिमेंबर दैट द ओ एसाइलेशन, ये अपने आप में काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट होता है, ये अपने आप में काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट माने जाते हैं। और रेट कंट्रोल, काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट और रेट कंट्रोल, राइट, बहुत फास्ट बनता है। रेट कंट्रोल, काइनेटिकली कंट्रोल से मतलब है कि इसका जो बनने के लिए जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन चाहिए, दैट एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज वेरी लेस, राइट। अगर रिकॉल करिएगा, मैंने आपको जीओसी के अंदर अच्छी तरीके से बताया था कि दो तरह के प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, वन इज द काइनेटिकली कंट्रोल्ड एंड अनदर वन इज द थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड। काइनेटिकली कंट्रोल्ड के लिए एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम होती है, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड के लिए एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ज्यादा होती है। बट अल्टीमेटली अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबिलिटी थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट की ज्यादा होती है। जो थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट होते हैं उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। जीओसी के अंदर हमने डिस्कस किया हुआ है, इसकी डिटेल्स मैंने आपको बताई हुई है, राइट। एक बार घर में जाकर उसको स्टडी कर लीजिएगा। अभी मैं आपको बस इतना बता रहा हूं कि जो ओ एसाइलेशन आप परफॉर्म करते हैं, राइट, जैसे मैंने यहां पर एसिड क्लोराइड लिया, एसिड क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, राइट, इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ फिनाइल एस्टर। फिनाइल एस्टर का फॉर्मेशन होगा। ये अपने आप में काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट माने जाते हैं। कोई आपसे पूछे कि ये काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट क्यों हैं, तो सिर्फ इतना जवाब दीजिएगा कि क्योंकि इनके बनने के लिए जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन चाहिए दैट इज वेरी लेस। अगर ग्राफिकली आप देखोगे तो कम बैरियर, कम हाइट
चढ़नी पड़ती है। अगर ग्राफिकली आप देखोगे तो उसको कम हाइट चढ़नी पड़ती है इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए। बट जरूरी नहीं है, ये जो ओ एसाइलेशन आप परफॉर्म कर रहे हैं तो ये ओ एसाइलेशन जरूरी नहीं है कि वो हर बार कोई एसिड क्लोराइड लेकर बेसिक मीडियम में परफॉर्म किया जाए। अब यहां पर मैं बता दूं आपको कि मीडियम बेसिक क्यों लिया जाता है। राइट, मीडियम बेसिक इसलिए किया जाता है ताकि जो फिनॉल है वो फिनॉल को फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट किया जा सके। आज ही अभी मैंने बताया था, कुछ मिनटों पहले मैंने आपको बताया था कि जब फिनॉल की रिएक्शन आप NaOH के साथ परफॉर्म करते हैं, NaOH के साथ परफॉर्म करते हैं तो PHO नेगेटिव Na पॉजिटिव प्लस H2O बनता है। और मैंने कहा था कि ऐसी कई रिएक्शंस होती है जहां पर कि हमारे को सोडियम फिनॉक्साइड की जरूरत पड़ती है। तो सारे बच्चे इस बात को ध्यान में रखिएगा कि फिनॉल के मुकाबले फिनॉक्साइड आयन की न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर ज्यादा होता है, न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा मानी जाती है। फिनॉक्साइड आयन ज्यादा बेहतर न्यूक्लियोफाइल है एज कंपेयर टू दैट ऑफ फिनॉल। फिनॉक्साइड आयन इज अ मोर बेटर न्यूक्लियोफाइल एज कंपेयर टू दैट ऑफ फिनॉक्साइड आयन। तो यहां पर आपने बेसिक कैरेक्टर किया, बेसिक मीडियम किया। बेसिक मीडियम करने का पर्पस क्या था कि उसको फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट किया जा सके। अब ये जो फिनॉक्साइड आयन बना है वो फिनॉक्साइड आयन इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि इस कार्बन के ऊपर काफी अच्छा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो ये जो फिनॉक्साइड आयन है, ये फिनॉक्साइड आयन इस कार्बन पर अटैक करेगा। राइट, और यहां से Cl नेगेटिव फॉर्म में निकल जाएगा, रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। एस्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा। इट इज क्लियर कट अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये अपने आप में एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की कैटेगरी में आएगा। राइट, मैं क्या बोल रहा हूं आपको कि जरूरी नहीं है कि ये जो ओ एसाइलेशन आप परफॉर्म कर रहे हैं वो ओ एसाइलेशन एसिड क्लोराइड लेकर किया जाए। यू कैन टेक द एसिड एनहाइड्राइड आल्सो। आप एसिड एनहाइड्राइड लेकर भी रिएक्शन को करवा सकते हैं। राइट, क्या होगी कैसे होगी वो जरा देख लीजिएगा आप। ये आपका फिनॉल, और अब आपने इसको एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ ट्रीट करवाया, CH3CO होल ट्वाइस O in the presence of NaOH. In the presence of NaOH, it results into the formation of OC double bond O CH3 plus CH3 COO नेगेटिव Na पॉजिटिव, ये बन जाएगा आपका। राइट, अब अगेन अगर हम मैकेनिज्म की बात करेंगे तो अगर मैकेनिज्म की आप बात करोगे तो यहां पर जो NaOH है सबसे पहला काम क्या करेगा, जो NaOH है वो NaOH इस OH में से H पॉजिटिव निकालेगा। NaOH का जो OH नेगेटिव है, राइट, एक काम कर रहा हूं, Na पॉजिटिव हटा दो, ये जो OH नेगेटिव है ये H पॉजिटिव निकालेगा, जिसकी वजह से फिनॉक्साइड आयन का फॉर्मेशन होगा, माइनस में H2 हो गया, माइनस H2। राइट, और ये जो माइनस में H2 हुआ है, फिनॉक्साइड आयन बना है, ये फिनॉक्साइड आयन फिर एसिटिक एनहाइड्राइड CH3 C डबल बॉन्ड O पर एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। जिस समय ये फिनॉक्साइड आयन इस एनहाइड्राइड पर, एसिटिक एनहाइड्राइड पर अटैक करेगा, कार्बन पर जब ये अटैक करेगा तो यहां से ये ग्रुप निकल जाएगा। इसका मतलब एसिटेट आयन निकल जाएगा। चेक करिए, ये एसिटेट आयन निकल गया, रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। एस्टर का फॉर्मेशन हुआ जिसको आप कहते हैं फिनाइल एसिटेट। तो कहने का मतलब ये है बच्चों, कहने का मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि आप एसिड क्लोराइड लेकर ही ओ एसाइलेशन परफॉर्म करें। द ओ एसाइलेशन कैन बी परफॉर्म्ड बाय टेकिंग द एनहाइड्राइड आल्सो। उसी तरीके से अब ये मैंने NaOH लिया है, यहां पर मैं NaOH लेकर ओ एसाइलेशन परफॉर्म कर रहा हूं। NaOH का पर्पस क्या था, NaOH का पर्पस था कि वो H पॉजिटिव को निकाले, फिनॉक्साइड आयन को बनाए, और वो जो फिनॉक्साइड आयन है फिर वो अटैक करता है एज ए न्यूक्लियोफाइल, बिकॉज द फिनॉक्साइड आयन इज हैविंग
द ग्रेटर न्यूक्लियोफिलिसिटी एज कंपेयर टू दैट ऑफ फिनॉल। तो इसीलिए पहले हमने फिनॉक्साइड आयन बना दिया और उसने अटैक किया। पर ऐसा कहा जाता है कि जरूरी नहीं है कि आप बेस लेकर ही रिएक्शन को करवाएं। यू कैन ऐड सल्फ्यूरिक एसिड। आपने कुछ ड्रॉप्स सल्फ्यूरिक एसिड के डाले, तो जब आपने कुछ ड्रॉप्स सल्फ्यूरिक एसिड के डाले तो उसका बेनिफिट क्या हुआ? उसका बेनिफिट यह हुआ कि जो एसिटिक एनहाइड्राइड है, ये आपका एसिटिक एनहाइड्राइड है। आपने कुछ ड्रॉप्स, मतलब आपने NaOH नहीं लिया, अब आपने NaOH नहीं लिया और अब आपने कुछ ड्रॉप्स सल्फ्यूरिक एसिड के डाल दिए। तो आपने जब कुछ ड्रॉप्स सल्फ्यूरिक एसिड के डाले, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड से H पॉजिटिव मिला, तो वो H पॉजिटिव इस ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करेगा, जिसकी वजह से यहां पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। और जब यहां पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा तो ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को लेगा, और जब ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को लेगा तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। जब ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को लेगा तो ये जो पॉजिटिव चार्ज यहां पर है वो पॉजिटिव चार्ज यहां पर आ जाएगा, और जब वो पॉजिटिव चार्ज यहां पर आया, राइट, तो ये बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो जाएगा। तो जब ये बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो गया तो ये एसाइलियम आयन बन गया। मतलब आपने एसिडिक एनहाइड्राइड की, यहां पर हमने एसिटिक एनहाइड्राइड लिया है, एसिड एनहाइड्राइड कहा जाता है। आपने एसिड एनहाइड्राइड की रिएक्टिविटी को बढ़ा दिया, राइट, टुवर्ड्स फिनॉल, टुवर्ड्स ओ एसाइलेशन। फिर से देखिएगा, आपने कुछ ड्रॉप सल्फ्यूरिक एसिड के डाले, मतलब आपने कुछ ड्रॉप्स H पॉजिटिव के डाले, तो कुछ ड्रॉप्स जो H पॉजिटिव का आप डालोगे, राइट, H2SO4 के डालोगे, तो H2SO4 से H पॉजिटिव दिया गया, वो H पॉजिटिव ने ऑक्सीजन पर अटैक किया, वो पाई बॉन्ड ले लेगा। जब वो पाई बॉन्ड लेगा तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, जब कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये वाला बॉन्ड यहां पर होगा, राइट। या आप इसको ऐसे नहीं समझना चाहते हैं तो आप दूसरी तरीके से, ये नहीं तो आप ऐसे समझ लो कि ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो यहां पर आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑक्सीजन का जब लोन पेयर यहां पर आएगा तो ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और जब ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को लेगा। अब जब बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को लेगा तो यहां से एसाइलियम आयन, आप चाहे जैसे भी सोचिए, बात एक तय है कि अल्टीमेटली एसाइलियम आयन निकलेगा, और ये जो एसाइलियम आयन है, बराबर है, वो अल्टीमेटली फिर यहां पर ये फिनॉल उसके ऊपर अटैक करेगा, राइट। और क्योंकि काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट है तो खट से रिएक्शन निकल जाएगी, खट से आपका ओ एसाइलियम, आपका जो प्रोडक्ट है वो मिल जाएगा, राइट। तो यहां पर बस एक बात ध्यान में रखना कि अगर आप रिएक्शन ये करवाते हैं, ये आपने फिनॉल लिया और इस फिनॉल की रिएक्शन आपने CH3CO होल ट्वाइस O इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव करवाई, H पॉजिटिव मतलब H2SO4 के साथ करवाई, तो तब आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या होंगे वो जरा देख लीजिएगा। अब यहां पर आपको फिनॉल मिलेगा, नहीं एक मिनट, यहां पर आपको O C डबल बॉन्ड O CH3 मिलेगा, और साथ ही साथ में, हाँ, जो इंपॉर्टेंट बात थी, जैसे यहां पर था, यहां पर जिस समय आपने NaOH लिया था, तो जिस समय आपने NaOH लिया तो एसिडिक एसिड नहीं मिला, एसिडिक एसिड का सोडियम सॉल्ट मिला आपको। बट यहां पर क्योंकि मीडियम ऑलरेडी एसिडिक है, तो मीडियम ऑलरेडी एसिडिक है, इसीलिए डायरेक्टली आपको एसिडिक एसिड मिलेगा, CH3COH, राइट। ये डिफरेंस। सेकंड लिखिएगा आपको, इट इज फ्राइज रीअरेंजमेंट, फ्राइज FRIES, FRIES, फ्राइज रीअरेंजमेंट। FRIES, फ्राइज रीअरेंजमेंट। राइट, और इसमें ब्रैकेट में आप नोट कर लीजिएगा, इट इज द केस ऑफ C एसाइलेशन, ये आपका बच्चों C एसाइलेशन का केस है, राइट। मतलब जो एसाइल ग्रुप है आपका
वो एसाइल ग्रुप कार्बन के साथ लगता है, फ्राइज रीअरेंजमेंट, इट इज द केस ऑफ सी एसाइलेशन। इसमें क्या होता है, दिस इज, सबसे पहले तो आप ये ध्यान में रखिएगा कि जो सी एसाइलेशन है दैट इज द थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, ये अपने आप में थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड है। थर्मोडायनामिकली कंट्रोल्ड, और जिसको कहते हो आप इक्विलिब्रियम कंट्रोल, इक्विलिब्रियम कंट्रोल्ड प्रोडक्ट होता है। और आप ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो थर्मोडायनामिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट होते हैं वो ज्यादा स्टेबल माने जाते हैं, दे आर कंसिडर्ड टू बी द मोर स्टेबल। बट थर्मोडायनामिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट एज अ रूल, फ्राइज रीअरेंजमेंट तब तक नहीं हो सकता जब तक के कोई ना कोई इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगा और वो कोई ना कोई कैटलिस्ट नहीं होगा, बराबर, ऐसा कैटलिस्ट जो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करे। और हम इसमें फ्रिडल क्राफ्ट कैटलिस्ट लेते हैं, AlCl3 की प्रेजेंस में ये फ्राइज रीअरेंजमेंट होता है। इसमें क्या होता है, यहां पर मैं बता रहा हूं किस तरीके से ये होगा। आपने O, मान लीजिए आपने फिनाइल एस्टर लिया, OC डबल बॉन्ड OCH3, राइट, और जिस समय आप इसको AlCl3 के साथ AlCl3 लेकर जब आप हीटिंग परफॉर्म करते हैं तो इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ द आइसोमर, इट्स आइसोमर ये बनता है OH एंड इट इज C डबल बॉन्ड OCH3, राइट। ये ऑर्थो प्रोडक्ट मिलता है आपका, ऑर्थो प्रोडक्ट, और साथ ही साथ में पैरा प्रोडक्ट भी आपको मिल सकता है, इट इज OH एंड इट इज C डबल बॉन्ड OCH3, राइट। ऑर्थो या पैरा प्रोडक्ट, राइट, दोनों प्राप्त होते हैं, ऑर्थो और पैरा दोनों मिलते हैं, राइट। ये आपका पैरा प्रोडक्ट है, यहां पर लिख लीजिएगा, इट इज पैरा प्रोडक्ट। अब सवाल ये उठता है कि ये कैसे मिला, पहले इसका मैं मैकेनिज्म आपको बता दूं कि ये हाउ इट इज फॉर्म्ड, और काफी आसानी से जो ऑर्थो प्रोडक्ट है वो ऑर्थो प्रोडक्ट को पैरा प्रोडक्ट से काफी आसानी से सेपरेट आउट कर सकते हैं, क्योंकि मिक्सचर मिलेगा आपको। जब जब आप AlCl3 के साथ में ये जो फिनाइल एस्टर है इसका जब फ्राइज रीअरेंजमेंट होगा तो फ्राइज रीअरेंजमेंट होगा तो इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ आइसोमर्स, इसके आइसोमर ये बन चुके हैं, राइट। तो ये अगर अब ये जो दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं, अब इन दोनों प्रोडक्ट्स को आप सेपरेट आउट करना चाहते हैं, तो अगर इन दोनों प्रोडक्ट्स को सेपरेट आउट करना है तो आप स्टीम डिस्टिलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रोडक्ट जो ऑर्थो वाला है वो ऑर्थो प्रोडक्ट स्टीम डिस्टिलेशन से सेपरेट आउट किया जा सकता है। स्टीम डिस्टिलेशन का कॉन्सेप्ट आप तब लगाते हैं जब दो कंपाउंड्स हैं और दो कंपाउंड्स को सेपरेट आउट करना है, तो सेपरेट आउट करने के लिए स्टीम डिस्टिलेशन का कॉन्सेप्ट तब लगाया जाएगा व्हेन द टू कंपाउंड्स हैव द डिफरेंस, लॉट ऑफ डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में जब डिफरेंस होगा, राइट। यहां पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, आप देख सकते हैं साफ साफ नजर आ रही है आपको, इट इज द इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से इसकी वोलेटिलिटी काफी ज्यादा होती है, इसकी वोलेटिलिटी काफी ज्यादा होती है, इसका वेपर प्रेशर काफी ज्यादा होगा, वेपर प्रेशर ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट, राइट। अब मैं इसके मैकेनिज्म पर आ रहा हूं कि क्या मैकेनिज्म है इसका, देखिएगा। सबसे पहले जो AlCl3 है, ये तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो AlCl3 है वह AlCl3 अपने आप में इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। तो सबसे पहले क्या हुआ कि जो AlCl3 है उस AlCl3 ने ऑक्सीजन के लोन पेयर पर अटैक किया, ऑक्सीजन के लोन पेयर पर उसने अटैक किया। तो जब ये एल्यूमिनियम, बिकॉज द एल्यूमिनियम इज हैविंग द इनकम्प्लीट ऑक्टेट, तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, इट इज हैविंग द वन कंप्लीटली वेकेंट ऑर्बिटल, तो अब ये ऑक्सीजन के लोन पेयर पर अटैक करेगा, रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन of C double bond O and here it is a CH3, राइट। और ये एल्यूमिनियम इसके साथ जुड़ चुका है AlCl3 या ज्यादा बेहतर होगा Cl2 and it is Cl
एल्यूमिनियम इज नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन इज पॉजिटिव चार्ज, राइट। ऑक्सीजन के लोन पेयर ले लिए गए तो ऑक्सीजन इटसेल्फ बिकम पॉजिटिव चार्ज, और एल्यूमिनियम ने अटैक किया इसीलिए एल्यूमिनियम खुद नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। अब एल्यूमिनियम अपने आप में मेटल है, वो नेगेटिव चार्ज को होल्ड नहीं कर सकेगा, इसीलिए यहां से Cl नेगेटिव फॉर्म में निकल जाता है। इट मींस यहां पर हो गया माइनस ऑफ Cl नेगेटिव, और ये आपका बन चुका है, हियर इट इज O के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है अभी भी, इट इज C डबल बॉन्ड O, एंड हियर इट इज CH3, एंड हियर इट इज Al के साथ में Cl2, और अब एल्यूमिनियम न्यूट्रल हो चुका है क्योंकि उसमें से Cl नेगेटिव फॉर्म में निकल चुका है, राइट। अब ये जो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को खुद ले लेगा, और जब ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को लेगा तो इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ CH3, C डबल बॉन्ड O, और कार्बन बिकम्स अ पॉजिटिव चार्ज, राइट। और ये बन जाएगा हमारा, इट इज O, इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ, हियर इट इज O, और O के साथ में Al Cl2 लगा हुआ है, राइट। अब ये जो असाइलियम आयन, ये दिस इज कॉल्ड एज असाइलियम आयन, इसको असाइलियम आयन कहा जाता है। ये असाइलियम आयन अपने आप में बहुत ज्यादा स्टेबलाइज्ड है, बहुत ज्यादा स्टेबलाइज्ड है, राइट। इसमें रेजोनेंस है, ऑक्सीजन इसको रेजोनेंस स्टेबलाइज करता है, ऑक्सीजन इज हैविंग द लोन पेयर, तो ये इसका जो बनेगा, इसका जो कैनोनिकल फॉर्म बनेगा, दैट कैनोनिकल फॉर्म इट इज 1 एंड इट इज पॉजिटिव चार्ज, देखिएगा। और अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये जो दो कैनोनिकल फॉर्म है, इन दोनों कैनोनिकल फॉर्म में कौन सा कैनोनिकल फॉर्म ज्यादा स्टेबल है, तो आपका जवाब होगा कि सर दिस कैनोनिकल फॉर्म is definitely more stable as compared to this, because this canonical form is having the complete octet. सब जितने भी एलिमेंट्स हैं, राइट, एक्सेप्ट हाइड्रोजन, सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, हाइड्रोजन इज हैविंग द कंप्लीट डुप्लेट, राइट, और यहां पर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है कार्बन। तो अब यहां पर क्या होगा कि ये कार्बन के थ्रू अब इसके ऊपर अटैक करेगा। इट कैन बी ऑन द ऑर्थो पोजीशन और इट कैन बी ऑन द पैरा पोजीशन। एक काम करते हैं, अपन ऑर्थो पर अटैक करवा देते हैं इस तरीके से, यहां दिस एंड दिस। अब ये जो कार्बन है, ये कार्बन ऑर्थो के ऊपर अटैक करेगा, और जब ये ऑर्थो के ऊपर अटैक करेगा तो ये जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड को ले लेगा। वैसे भी बेंजीन रिंग, आप सब बच्चे को अच्छी तरीके से पता है कि वैसे भी जो बेंजीन रिंग होती है, वो बेंजीन रिंग बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोफाइल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोफाइल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो ये जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो गया, इट मींस इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ, यहां पर लग चुका है कार्बन, कार्बन के साथ में C डबल बॉन्ड O, हियर इट इज CH3 एंड हियर इट इज O के साथ में Al Cl2, हियर इट इज डबल बॉन्ड, हियर इट इज डबल बॉन्ड, और यहां पर आपका H लगा हुआ है, हियर इट इज H, और इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है। चेक कर लीजिएगा, ये वाला जो बॉन्ड था, ये वाला बॉन्ड आपने ऐसे घुमाया, तो जब ये वाला बॉन्ड ऐसे घूमेगा तो जिस कार्बन पर ऑक्सीजन लगा है उसी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, राइट। अब यहां पर -H पॉजिटिव होगा, मतलब जो Cl नेगेटिव निकला था, एक जगह पर आपने Cl नेगेटिव को निकाला था, तो ये जो Cl नेगेटिव है, वो Cl नेगेटिव यहां से H पॉजिटिव को निकाल देगा। इट मींस ये वाला बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो जाएगा, इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन, अगेन बेंजीन रिंग अपनी एरोमेटिसिटी को रिगेन करेगी, और यहां पर आपका C डबल बॉन्ड O CH3 लग चुका है, राइट। उसके बाद आप वाटर डालिए, तो जब आप वाटर डालते हैं तो हाइड्रोलिसिस हो जाएगा एंड इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ OH एंड हियर इट इज C डबल बॉन्ड O एंड CH3, राइट। मतलब अल्टीमेटली आपका कीटोन का फॉर्मेशन होगा, इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ कीटोन। तो जिस तरीके से ऑर्थो प्रोडक्ट मिलता है, उसी तरीके से आपको पैरा प्रोडक्ट भी मिल सकता है। और एक स्टेटमेंट जरूर से नोट करिएगा, सारे बच्चे एक स्टेटमेंट को नोट करिएगा, जनरली लो टेम्परेचर favors the formation of the para isomer, whereas high temperature
ब्रैकेट में लिख लीजिएगा अबव 60 डिग्री सेंटीग्रेड, वेयर एज द हाई टेम्परेचर, ब्रैकेट में लिखिएगा अबव 60 डिग्री सेंटीग्रेड, फेवर्स द फॉर्मेशन of the orthoisomer. राइट, अगली रिएक्शन को नोट करिएगा। ये बच्चों फ्राइज रीअरेंजमेंट आपका कंप्लीट हुआ। राइट, उसका मैंने मैकेनिज्म आपको बता दिया। राइट, और ध्यान रखना फ्राइज रीअरेंजमेंट इट इज द केस ऑफ सी एसाइलेशन। जैसे आपने देखा कि जो एसाइल ग्रुप है सी डबल बॉन्ड ओ सी एच 3 वो डायरेक्टली कार्बन के साथ लगा हुआ है, बेंजीन के कार्बन के साथ लगा हुआ है। सो दैट्स व्हाई वी सेज इट इज अ सी एसाइलेशन। अगला केस लिखिएगा रिएक्शन विद, नेक्स्ट वन इज द रिएक्शन विद बेंजोइल क्लोराइड। Reaction with benzoyl chloride. Reaction with benzoyl chloride. इसमें आप फिनॉल की रिएक्शन बेंजोइल क्लोराइड के साथ C6H5 C डबल बॉन्ड O Cl के साथ करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ फिनाइल बेंजोएट। फिनाइल बेंजोएट का फॉर्मेशन होता है। Resulting into the formation of phenyl benzoate, that is C6H5 C double bond O and O, and here it is benzene ring, जिसको आप लोग कहते हैं फिनाइल बेंजोएट। फिनाइल बेंजोएट। राइट, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज, ये जो रिएक्शन परफॉर्म करी गई है, राइट, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज स्कॉटन बोमन रिएक्शन। स्कॉटन बाउमन रिएक्शन। राइट, और मैकेनिज्म बहुत ही सिंपल है। स्कॉटन बाउमन रिएक्शन इसको कहा जाता है। राइट, और बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म है, समझ में आ रहा होगा कि NaOH है, NaOH का सबसे बड़ा काम क्या है कि वो जो OH नेगेटिव है वो OH नेगेटिव हाइड्रोजन को निकालेगा, रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ फिनॉक्साइड आयन। वो फिनॉक्साइड आयन इस कार्बन पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक परफॉर्म करेगा, रिजल्टिंग इनटू द रिमूवल ऑफ द क्लोराइड आयन। क्लोराइड आयन निकल जाएगा। राइट, एंड रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ फिनाइल बेंजोएट। राइट, अगली रिएक्शन लिखिएगा, नेक्स्ट वन, it is the reaction with zinc dust. Reaction with zinc dust. Right, लिखिएगा phenol yields, इसमें जल्दी से लिखना, phenol yields benzene, phenol yields benzene when heated with zinc dust, when heated with zinc dust, phenol yields benzene on heating with zinc dust। तो ये फिनॉल की आपने रिएक्शन परफॉर्म करी जिंक के साथ में और आपने हीटिंग परफॉर्म करी, इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन प्लस जिंक ऑक्साइड, बेंजीन प्लस जिंक ऑक्साइड। द मैकेनिज्म एज सच इज अनसर्टेन। राइट, बट ये चीज समझ में आ रही है कि जो जिंक है वो जिंक अपने आप में रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। क्यों? क्योंकि दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो जो जिंक है वो जिंक अपनी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा चुका है। जिंक जो है वो अपनी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा चुका है। राइट, वैसे जिंक बेस्ड रिएक्शंस आपने पढ़ी है, तो मैकेनिज्म एक सोचना, एक प्रोबेबल मैकेनिज्म पर विचार करना। राइट, मेरे हिसाब से कोई बहुत ज्यादा मुश्किल एज सच नहीं है। राइट, कि जो जिंक है वो जिंक ऑक्सीडाइज हुआ है,
और जिंक के ऑक्सीडेशन से जो इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं, जो जिंक के ऑक्सीडेशन से इलेक्ट्रॉन मिले हैं, राइट, दैट इलेक्ट्रॉन्स आर टेकन बाय द कार्बन having the OH group. Carbon having the OH group. These two electrons are taken by the carbon of the benzene ring. क्यों? क्योंकि बेंजीन रिंग का वो कार्बन जिसके साथ में OH ग्रुप लगा हुआ है, इट इज हैविंग द पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, राइट, तो वो इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, और जब वो इलेक्ट्रॉन को लेगा तो शायद ऐसा हो सकता है, शायद ऐसा हो सकता है कि वो कार्बोएनायन बना हो और कार्बोएनायन ने फिर H पॉजिटिव लिया हो, रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन। क्यों? क्योंकि अगेन अल्केन की प्रिपरेशन के अंदर भी कई जगह पर आप जिंक लेते हैं, जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ इथाइल अल्कोहल, और वहां पर यही मैकेनिज्म दिया जाता है कि जिंक ऑक्सीडाइज होता है। ऑब्वियस सी बात है बच्चों, जिंक अगर आप लोगे तो जिंक ऑक्सीडाइज होगा ही होगा, राइट। एंड देन अगला लिखिएगा, रिएक्शन विद फॉस्फोरस हैलाइड, रिएक्शन विद फॉस्फोरस हैलाइड, और इसमें लिखिएगा अगर फिनॉल की रिएक्शन आप PCl5 के साथ करवाते हैं, फिनॉल की रिएक्शन अगर आप PCl5 के साथ करवाएंगे तो इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन होगा, प्लस POCl3 निकल जाएगा, इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ द क्लोरोबेंजीन, राइट, एंड द POCl3 प्लस HCl इज टेकन आउट, निकल जाएगा। उसी तरीके से अगर फिनॉल की रिएक्शन, ये बिल्कुल ऐसी रिएक्शन है जैसी आप अल्कोहल में करवाते हैं, अगर फिनॉल की रिएक्शन आप PCl3 के साथ परफॉर्म करेंगे, राइट, अगेन इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द क्लोरोबेंजीन with the removal of H3PO3, H3PO3, क्लोरोबेंजीन प्लस H3PO3, राइट। ये दोनों रिएक्शंस आपने अल्कोहल के अंदर भी स्टडी करी है, राइट। तो और मैकेनिज्म क्योंकि बहुत ज्यादा श्योर नहीं है बच्चों, तो इसीलिए बस आप रिएक्शन को ध्यान में रखिएगा कि जो PCl5 और जो PCl3 है वो अपने आप में क्लोरीनेटिंग एजेंट की तरह काम करते हैं, राइट, और वो क्लोरोबेंजीन बनाते हैं, राइट। दैट्स ऑल फॉर टुडे।